आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन 3D के दो छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हमारा पिरामिड और दूसरा पढ़ेंगे हम टेट्राहाइड्रन, जिसको हिंदी में समचतुष्फलक बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रिज्म को कवर किया है। मैं बता दूं आपको कि पिरामिड कवर करने से पहले कोन का अच्छे से पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे के सारे बच्चे जो है कोन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने कोन पढ़ा दिया है, मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा। तो पिरामिड आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब आप कोन के विषय में पूरी जानकारी रखते होगे। अगर कोन आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो पिरामिड बहुत आसान होगा, ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। दूसरा, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको अगर अच्छे से पता है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तीसरा, अगर आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ये अगर आपने कवर कर रखा है तो पिरामिड पढ़ना बहुत आसान होगा। मैं थोड़ी जो चीज़ें इस्तेमाल होगी वो सारा का सारा मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा, फिर पिरामिड अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो वन बाय वन चलो मैं आपको पहले पिरामिड ब्रीफ करता हूँ। पिरामिड क्या होता है? आपने कोन पढ़ा है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि कोन की बात करें तो कोन होता क्या है? कोन ये होता है कि हमारा जो बेस होता है ये सर्कल होता है। कोन होता है हमारा बेस एकदम ऐसे सर्कल होता है, नीचे सर्कल, ऊपर से इसका वर्टेक्स होता है, इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको शीर्ष, अपेक्षा, वर्टेक्स कुछ भी बोल लो, शीर्ष होता है। जो आपका पिरामिड होता है वो कोन की तरह होता है, बस यहाँ पे सर्किल क्या होता है, सर्किल उसका बेस नहीं होता है। यहाँ जो बेस होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, कोई जो है हेक्सागन हो सकता है, कोई दूसरा पॉलीगन हो सकता है, पर सर्किल नहीं होता है। क्या होता है? सर्किल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे एक आपके पास पिरामिड का जो है फिगर आपके आँख के सामने है। इसका जो बेस है, वो चार साइड का जो है, एक आपका चतुर्भुज है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये आपका जो है स्क्वायर भी हो सकता है, जनरल आपका जो है चतुर्भुज हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनते हैं, और स्क्वायर से बनते हैं, हेक्सागन से बनते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल से आ जाते हैं जो है। तो वन बाय वन हम लोग सभी को कवर करेंगे। ये जैसे आप देख रहे हो तो इसमें ध्यान से देखो कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला मैं ये कर रहा हूँ ब्लू से, देखना ये चार लाइनें खींची हमने। ये जो चार की चारों लाइनें हैं इनको हम स्लांट एज बोलते हैं, स्लांट एज बोलते हैं। फिर मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोलूँ कि ये वाली जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो रेड लाइन है, और ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है? ट्रायंगल बना रही है, एक ये ट्रायंगल बना रही है। इसको आप पिरामिड का पार्श्व फलक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पार्श्व फलक। हिंदी वाले बच्चे पार्श्व फलक बोल सकते हो, पार्श्व फलक बोलते हो। तो जो इस पार्श्व फलक, और ये कैसा होता है? ये ट्रायंगल बनता है। ये क्या बनता है? ये त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है। इसकी जो ये वाली हाइट होती है, इसकी जो ये हाइट होती है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाती है? ये आपके पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाती है। अगर जो बेस होता है, बेस के सेंटर से ये ऊपर वाला पॉइंट, इसको अपेक्स बोल लो, वर्टेक्स बोल लो, या शीर्ष बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। इसको अगर अपन मिला दें, यहां से यूं, इसको अगर अपन मिला ले इस सेंटर से, तो ये वाली जो लेंथ होती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको हम पिरामिड की हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड की हाइट बोलते हैं। बस ये बेसिक बेसिक से टर्म है, बस इतने ही टर्म होते हैं। इसके बाद इसमें भी आपको इसका वॉल्यूम निकालने आना चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने आना चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने आना चाहिए, इसका लिटरल जो स्लैंट जो हाइट होती है, जो एल है, एल और इसके हाइट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। कई बार आपको एच दिया रहेगा, एल निकालना रहेगा, कई बार एल दिया रहेगा, एच निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका बताता हूँ।
पिरामिड की खास बात क्या है कि इसका बेस कंटिन्यूअस बदलता रहता है, तो इसके फॉर्मूले कंटिन्यूअसली बदलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मूला याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए हमें कोण अगर याद है तो इसका फॉर्मूला याद हो जाता है। जैसे मैं अगर कोण के विषय में बोलूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको ऐसे देखने के बजाय आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर को मैं कह दूं एरिया ऑफ बेस, एरिया लिया लेकिन किसका, बेस का, इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो ये हो जाता है कोण का वॉल्यूम। तो जो कोण का वॉल्यूम होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला आपका पिरामिड का होता है। तो इसके अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पिरामिड का, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट को अगर एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब एरिया बेस, अगर ये स्क्वायर है तो उसका एरिया, अगर ये रेक्टेंगल है तो उसका एरिया, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया, हेक्सागन है तो उसका एरिया, इनटू पिरामिड की हाइट से अगर हम गुणा कर देंगे तो पिरामिड का वॉल्यूम मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया के, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसको आप यूं लिख सकते हो 1/2 2 पाई आर इंटू एल। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/2 परिमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। ये होता है क्या, स्लैंट हाइट ही तो होता है, स्लैंट हाइट होता है। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करता है। कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये लिखते कैसे हम, 1/2 परिमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। यहाँ पे एल जो है स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पे भी स्लैंट हाइट होगा। अगर बेस आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका परिमीटर, अगर आपका जो है बेस स्क्वायर है तो उसका परिमीटर, अगर बेस रेक्टेंगल है तो उसका परिमीटर, बेस अगर हेक्सागन है तो उसका परिमीटर इनटू एल। टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया अब हम क्या काम करते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया में हम जोड़ देते हैं क्या, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस को जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ बेस को जोड़ देते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो ये भी फॉर्मूला तुरंत ही याद रह जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी पिरामिड होती है, पिरामिड का फॉर्मूला एग्जैक्टली कोण की तरह होता है। अब यहां पे जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेडियस आर होता है, ये एच होता है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बस ये समझना पड़ेगा, जब बेस बदलता है तो आप एल और एच का रिलेशन कैसे समझेंगे। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट काम होता है वो यही होता है। मान लो मैं आपको एक बात ये बोल देता हूँ कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, 1/1 करके मैं सब आपको समझा देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं इसका वर्टेक्स ऐसे ले लूँ, ठीक है ना, इस वर्टेक्स से यूं एक मिला दूँ, यू मिला दूँ और यू मिला दूँ, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक अगर लेके चलूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर सेंटर हो गया सर्किल का, और यहाँ से यहाँ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच। और ध्यान से देखो, अगर इस पे मैं ये ले लूँ, इस पे ले लूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल। और ये डिस्टेंस अगर मिला दूँ, ये डिस्टेंस अगर मिला दूँ, ये डिस्टेंस अगर मिला दूँ, तो मुझे ये पता है ये हमारा क्या है, एच है, और ये हमारा है एल। तो ध्यान से देखोगे इसमें, तो जो एल होगा अगर इसको बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा, एच ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस आएगा और एल ऐसे आएगा। एल हमेशा कर्ड होता है, एल हमेशा कर्ड होता है एच। और ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये इन रेडियस होता है। क्या होता है, ये इन रेडियस होता है। और जो इन रेडियस होता है, अगर भुजा ए है तो इन रेडियस हमारा होता है a/2√3, a/2√3। अगर सरकम सर्किल की बात करें, जो है परि त्रिज्या की बात करें, तो ये होता है a/√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब आपको सिखाया जाता है। तो जब आप ये पढ़ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर होगा वो होगा एच स्क्वायर प्लस a/2√3 का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर इतना होगा। कई बार इसमें ना आपको ये भी निकालने के लिए आ जाता है, क्या, एज निकालने के लिए आ जाता है, ये स्लांट एज। तो स्लांट एज जब निकालने के लिए आता है तो जो स्लांट एज का स्क्वायर होता है, स्लांट एज का स्क्वायर होता है, ये हो जाता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है। अगर आपका बेस, अगर मैं यूं कह दूं कि अगर आपका बेस जो है
स्क्वायर है और मेरे को निकालना हो कुछ इस तरीके से, तो ध्यान से देखो, ये जो है ये इसकी हाइट हो गई, ये हो गई ये हाइट। ये अगर साइड ए है तो ये होगा a/2 और यहाँ से यहाँ मिला ले ये l हो जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। जबकि अगर मैं ये बोलूँ मेरे को स्लांट एज निकालना हो तो स्लांट एज का जो है स्क्वायर हो जाएगा, जो ब्लू वाली लाइन है ये वाली, स्लांट एज का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस, ध्यान से देखना कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री था, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और ये देखोगे तो जो आपका इसका विकर्ण होता है, जो आपका विकर्ण होता है ये कितना होता है, ये है, ये है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2 और ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, तो a/√2 हो जाएगा। तो h स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये रिएक्टेंगल निकल गया, अगर ये रिएक्टेंगल निकल गया तो फिगर बना के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिगर बना के आपको जो डेटा दिया होगा उस डेटा के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो जो मुश्किल काम होता है इसमें वो होता है विजुलाइज करना स्लैंट हाइट h के बीच में रिलेशन बनाते वक्त। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप याद रख सकते हो, रेक्टेंगल के लिए आप याद रख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला, ताकि एग्जाम में जाके आपको परेशान ना होना पड़े। तो H, L और R ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में H, L और R ये तीन चीजें होती है रिलेशन में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होती है। और R बराबर a/2√3 होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है एज जो है या साइड A दिया हो तो ये आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। बहुत कम केस में ऐसा होगा कि आपको जब स्लांट एज की लेंथ पूछे, वो हमेशा स्लांट हाइट ही पूछता है। तो स्लांट हाइट और उसके इन रेडियस में ये रिलेशन होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में L स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बस ये आप एक बार याद रख लो। ये अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए जो सवाल होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते सिर्फ और सिर्फ किससे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनते हैं या फिर जो है आपके स्क्वायर बेस से बनते हैं, कभी कभी हेक्सागन से बन जाते हैं। तो चलो सवालों को सॉल्व करते हैं और ये जो चीजें हमने सीखा उनको सवालों पे अच्छे से अप्लाई करते हैं। सीजीएल मेंस का पहला सवाल ध्यान से देखो, दिया हुआ है द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30√3, द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज। अब इसमें फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिरामिड के अगर वॉल्यूम की बात करें तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। अब एरिया बेस कैसे निकालोगे, क्योंकि दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 8 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर 8 साइड की है तो इसका जो एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 साइड का स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 30√3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने 3 से काटा ये 10 हो गया और 4 से काटा 4 दूनी 8 हो गया, √3 3 हो गया, 8 दूनी 16 या 48, 480 आ गया सवाल का जवाब। सीजीएल मेंस का सवाल आया हुआ था, सोच के देखो कितने सेकंड लगा आपको लगाने में, कुछ सेकंड ही लगा, लेकिन अगर आपको पता हो बेसिक डेफिनेशन की वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है तो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Find the volume of pyramid whose base is a regular hexagon of side 4 सेंटीमीटर and height √15 सेंटीमीटर। मैं इसका फिगर बना देता हूँ, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए बस एक बेसिक सी बात पता होना चाहिए, 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है √15। अब एरिया बेस जब निकालोगे तो एरिया बेस क्या है, बेस आपका ध्यान से देखो ये है हेक्सागन, हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन है 4 साइड का, 4 4 4 4 4 और 4 साइड का है। जब सेंटर से इन सबको मिलाओगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, बस इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एक का एरिया निकाल दे, एक का एरिया √3/4 और साइड का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया। क्योंकि ऐसे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 6 और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 6 का गुणा कर दो, तो ये हमें मिल गया एरिया बेस। तो ये हो गया 4 से 4 कट गया, 6 चौका 24 √3 आ गया, 24 √3 आ गया। अब ये 24 √3 को गुणा कर दो वॉल्यूम में, तो 24 √3 इंटू √15, ठीक है ना, 24 √3 इंटू 15 और 1/3 साथ में है तो 1/3 भी है साथ में, तो 3 8 यहाँ से √3 है, यहाँ से √3 निकल जाएगा तो ये 3 √3 काट जाएगा तो 24 √5 बचेगा। तो वॉल्यूम कितना आ गया 24
5। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सीजीएल मेंस का है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड इज 14√3 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड? हाइट निकालना है। हाइट निकालना है तो आपको ये पता है कि 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट जो होगा ये वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि दिया है 45√3, यही दिया हुआ ना। और साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/3√3/4 और 6 इंटू 6 इंटू एच बराबर 45√3। कटापिटी ही करना है, कुछ और तो करना नहीं है इसमें निकालने के लिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4, 2 23 6, 3 15। तो जो हाइट आ गई वो आपकी कितनी आ गई? 15 आ गई। ये देख रहे हो मेंस के जो भी सवाल आए हैं इन सवालों में दम कितना है? ना के बराबर दम है। मतलब यू मान के चलो कि अगर आप एक बार इसे पढ़ के गए हो ना तो एग्जाम में ये मतलब घिलवा वाले जो मार्क्स मिलते हैं ना वैसे वाले हैं कि बस आपको एक बार समझ के जाना है। अगर आप समझ के गए हो तो सारे सवालों के जवाब फटाफट 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 दे लोगे वहां पे। अगला सवाल देखते हैं। सीजीएल मेंस का है क्वेश्चन। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एल निकालना बहुत जरूरी होता है। एल निकालना बहुत जरूरी होता है। तो आपको बस एक बात ये पता होना चाहिए, अगर एल निकालना है, एक फिगर ऐसे बना के मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो ये एल होता है आपका क्या है? ये जो आपका एल है ये एल हुआ आपका। अब यहाँ पे साइड देखो दिया हुआ है 10 का साइड है, 10 का साइड है, तो ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये साइड को आधा आधा बांटता है, 5 हो जाएगा। हाइट क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ 10, ये हाइट दिया हुआ है 10, और ये वाला जो साइड भी दिया हुआ है 10। जो बेस है उसका साइड भी 10 दिया हुआ, हाइट भी 10 दिया हुआ, तो ये 5 हो गया, 10 हो गया, तो एल कितना हो जाएगा? 5 और √5, 5 हो जाएगा 10 और 5 का। मैंने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 जो 5 हो गया। जो एल हो गया निकल के आ गया 5√5। अगर अब आपको निकालना है क्या? अगर आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकलता है 1/2 परिमीटर ऑफ बेस इंटू एल। 1/2 परिमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4 40 इंटू एल कितना हो गया? 5√5। यहाँ से काटा आपने 20, 20 पंचे 100√5। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 100√5। मान लो अगर आपसे ये पूछ देता कि मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता? कर्व सरफेस एरिया में आप एरिया बेस जोड़ देते। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रखा है आपने 100√5 प्लस इसमें अगर आप 100 और जोड़ देते, एरिया बेस 10 गुणे 10 हो जाता है क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 100√5 प्लस 1। तो ऑप्शन बी सही हो जाता अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो। अगला सवाल है, the base of a right pyramid is an equilateral triangle with area 16√3 centimeter square. If the area of one of its lateral faces is 30 centimeter square, then its height is। यहाँ पे देखो हाइट पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो हाइट पूछा हुआ है। एक तो दे दिया एरिया जो बेस का है वो 16√3 है, और ये भी बता दिया है कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू दे दिया हुआ है कितना? 16√3 ये दे दिया है। यहाँ से √3 कट गया, a इक्वल टू क्या आ गया? 8। तो मुझे ये पता चल गया कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका जो साइड है हमारे पास वो 8 है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आप अगर देखो a आपको पता चल गया है तो आपको r पता चल गया है। अब अगर मैं r की बात करूं तो a/2√3 होता है, मतलब 8/2√3 हो जाएगा। 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4/√3। तो आपको r की वैल्यू पता है 4/√3 है। अगर आपको l की वैल्यू पता चल जाए तो आप वहां से रख के वैल्यू एच स्क्वायर के साथ देख दिखा के कैलकुलेट कर लोगे। अब l निकालने के लिए क्या दे दिया है ध्यान से देखो। जैसे मान लो जो पार्श्वफलक होता है, कितने पार्श्वफलक होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो? 3 पार्श्वफलक होता है। कैसे? मैं फिगर बना के एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो
ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, तो 3 ट्रायंगल ऐसे पार्श्व फलक होते हैं। तो एक पार्श्व फलक का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है, इस पार्श्व फलक का एरिया दिया हुआ 30, जिसका बेस का साइड हमें 8 पता चल गया है, और जो इसकी हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, उसको एल बोलते हैं। तो 1/2 एरिया बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से आप निकालोगे तो 2 चौका 8, ठीक है ना, और ये एल जो हो जाएगा वो 15/2 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। तो एल आपने निकाल लिया, 15/2 है, रख दो यहाँ पे। 15/2 का स्क्वायर 225/4 हो गया, और एच स्क्वायर है, आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16/3, आर स्क्वायर हो जाएगा 16/3। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 225 675 माइनस 64/12, ये हो जाएगा 611/12। एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ 611/12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आया। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पढ़ के आए हो, तमीज से पढ़ के आए हो, तो ये सवालों के जवाब देना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिरामिड को विजुअलाइज करना सीख गए, एल और एच दोनों देखना सीख गए, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रख लो, आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है इन रेडियस है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक राइट पिरामिड स्टैंड्स ऑन ए स्क्वायर बेस ऑफ ए डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इट्स स्लैंट सरफेस इज। अब जब स्लैंट सरफेस पूछता है या कर्व सरफेस एरिया पूछता है, कर्व सरफेस एरिया पूछता है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 परिमीटर ऑफ बेस इंटू एल। 1/2 परिमीटर ऑफ बेस की बात करें, अगर डायगोनल 10√2 है और स्क्वायर है, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, तभी ये 10√2 होगा। तो मुझे पता चल गया जो हमारा स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 10 की है, तो परिमीटर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब अगर मुझे एल निकल पता चल जाए तो मैं एल यहाँ पे रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, या जो पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर हमको निकालना है क्या, एल निकालना है, और हाइट दिया हुआ है इसमें, शायद पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है। तो मैं अगर एक बार आपको फिगर बना दूं थोड़ा सा, अगर मैं ये फिगर बना दूं आपको, और मैं आपको बोलूं कि ध्यान से देखो, ये हाइट दिया हुआ है हमको कितना, 12, ये है 10, ये है टोटल 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5। 12 और 5 का जो होता है ट्रिपलेट होता है 13, तो हमारी जो एल होगी वो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 13 रख देंगे। जैसे 13 रखेंगे, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा सवाल का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तब पिरामिड के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए प्लस एरिया बेस ऐड कीजिए। कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, जो एरिया बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 8 × 8 64, ये 64 हो जाएगा। अब ये अगर हम निकाल लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 परिमीटर ऑफ बेस इंटू एल। 1/2 परिमीटर ऑफ बेस की बात करें तो 8 चौका 32 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 8 है। अगर ये 8 है तो ध्यान से देखना, ये 4 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से हाइट ऐसे डाल दूँ, अगर हाइट ऐसे डाल दूँ, और हाइट दिया हुआ है इसमें, इफ द हाइट ऑफ पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अगर ये 16 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, मैं ये बोलूँ ये अगर आपको निकालना है एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 4 दोनों में कॉमन है, 4 है ही है, अंदर से बचा हुआ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 4 चौका 16 प्लस 1 17, ये 4√17 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एल की वैल्यू रख दूंगा 4√17, 4√17। तो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 64√17 आ जाएगा। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, 64√17 यहाँ पे रख दूंगा। फिर 64 अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से 64 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा √17 + 1। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, 64√17 + 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है, ए रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10√3 सेंटीमीटर। व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। देखो, जब किसी बड़ी चीज को पिघलाकर छोटी चीज बनाई जाती है तो दोनों का जो आयतन है ना उन्हीं को इक्वेट करते हैं। तो अगर मुझे ये पता करना है कितने नंबर्स ऑफ पिरामिड बने तो n की जो वैल्यू होगी वो बड़े वाले पिरामिड के वॉल्यूम में से एक इंडिविजुअल जो छोटा है वॉल्यूम उससे भाग दे देते हैं। अब दोनों पिरामिड ही है तो 1/3 तो देखो दोनों में आएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें भी यही आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हम क्या काम करेंगे, ये 1/3 तो हटा देंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट सीधे सीधे लिख देते हैं। तो ऊपर क्या रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है जो साइड ऑफ इट्स बेस 20 है, तो 20 गुणे 20 एरिया हो गया, और हाइट की बात करें तो दिया हुआ 45 अपॉन नीचे है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या है साइड 10 है तो √3/4 इंटू 10 इंटू 10 एरिया बेस हो गया, हाइट क्या है 10√3 है, 10√3 है। अब इसी को खाली कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे हम, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, काट दिया हमने। काटा पीटी करना कोई बड़ा नहीं है, बड़े बड़े कैलकुलेशन करके आए तो बहुत छोटा है। फिर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमने 3 काट दिया, यहाँ से हमने जैसे 3 काट दिया तो यहाँ से 3 काटेंगे तो 15 दिया 45 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से 5 से काट देंगे तो 5 से 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। 1 2 से हमने इस 2 को निपटा दिया तो ये 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो टोटल हमारे पास जो नंबर आ गए हैं पिरामिड के वो 24 आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा, दिया हुआ है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इफ ए पिरामिड हैज ए रेक्टेंगुलर बेस विथ साइड 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ये क्वेश्चन समझने के लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। वैसे बहुत रेयर केस होता है कि ये आपके मेंस एग्जाम में आए, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखो मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने में समझाते वक्त मेरे को मैं 2-3 मिनट लूँगा, और वैसे अगर आप सीख गए हो तो 30-35 सेकंड में सवाल कैलकुलेट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या कह दिया है, इसका फिगर समझो। एक हमारा ऐसे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है जो इसका बेस है, और 10 मीटर इसकी ब्रेथ है। ये रेक्टेंगल इस तरीके का ले लिया गया है, और क्या कहा गया है, और क्या कहा गया है कि भैया टोटल सरफेस एरिया बताना है। इसमें हाइट इसकी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है। मान लो ये जगह है, इसकी हाइट दी हुई है। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12। ये जो हाइट दिया हुआ है ना, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है ये 12 दिया हुआ है। ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है 12। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसको सही से विजुलाइज करो। सही से देखोगे तो इसमें 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक ये वाला ट्रायंगल, एक पीछे वाला ट्रायंगल, एक इधर वाला ट्रायंगल है, इधर वाला ट्रायंगल, और साथ में एक बेस का एरिया निकालना है। मतलब इस सवाल को हमको एकदम बेसिस से करना पड़ेगा। भाई इसके 5 फलक है, 4 ट्रायंगल फलक बन रहा है और एक बेस फलक बन रहा है। तो बेस फलक का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा जो कि रेक्टेंगल है, और बाकी 2 ट्रायंगल आमने सामने वाले बराबर है और 2 ट्रायंगल लेफ्ट राइट वाले आपस में बराबर है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि सबका जो बेस है, मतलब 2 का बेस 18 है, 2 का बेस जो ट्रायंगल बन रहा है 10 है, और ये हाइट 12 है। उस हिसाब से सारे ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल के जो हाइट है सेम होंगे और 2 ट्रायंगल के हाइट है जो सेम होंगे। अब देखो इसको निकालना कैसे। अगर मैं कहूं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप ये बोलोगे कि 2 ट्रायंगल हमारा एक तरीके का बन रहा है, मान लो T1 ट्रायंगल हो गया और दूसरा T2 ट्रायंगल हो गया। उसका जो हमने एरिया निकाल लिया प्लस एरिया बेस निकाल लिया जो कि 18 गुणे 10 निकल के आ जाएगा। मान लो मैंने T1 कहा, एक ट्रायंगल को T1 कह दिया, दूसरे ट्रायंगल को T2 कह दिया। तो T1 और T2 अगर मैं निकाल लूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ध्यान से देखो। मैं यहां से यहां निकालूंगा तो मेरे को L निकालना पड़ेगा। ये एक L निकालूंगा तो ध्यान से देखना, ये भी L क्या होगा, सेम ही होगा। ये दोनों आपस में सेम होंगे। अगर मैं इसको यहां से यहां ले जाऊंगा, ये 9 है, ये 12 है। 12 और 9 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, 12 9 और 15 ट्रिपलेट होता है। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, इधर वाले का, ध्यान से देखो, अगर मैं ABC बोल दूं और इसको D और इसको E बोल दूं, तो AD और E ट्रायंगल, AB और C जो ट्रायंगल है दोनों आपस में एकदम सेम है। तो किसी एक का एरिया निकाल के डबल कर दूं तो दोनों आ जाएगा। ये मैं कह देता हूं अगर T1 है तो ये हो जाएगा 1/2। बेस इसका कितना हो जाएगा, बेस देखो ये होगा, बेस कितना है
बेस है 10, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया 15, हाइट कितना हो गया 15। अब यहाँ से इसको काटने की जगह हमको क्या करना है, डबल करना है। तो हमने इसको निकाल दिया, 15 दहम 150 और 1/2 करना था तो हमने 2 गुना कर दिया तो ये हो गया 150। अब प्लस में अगर मुझे T2 निकालना है तो T2 मुझे सामने वाला निकालना पड़ेगा। सामने वाला निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है 5 है, हाइट 12 है, 12 5 और 13 का क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इस केस में 1/2 जो बेस बनेगा वो 18 बनेगा, जो हाइट बनेगा वो बन जाएगा 13। क्या बन जाएगा, वो 13 बन जाएगा। अब मुझे फिर से 2 गुना करना है तो 18 गुणे 13 कर दिया, 18 गुणे हमने क्या काम कर दिया, 18 गुणे हमने 13 कर दिया। 13 × 104 और 13 कम 13 10 23, ठीक है ना, प्लस 180, 180। ध्यान से मैं देख रहा हूं मेरे पास 4 एक ही में आ रहा है तो 564 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो 200, 201 300, 301 400 और 8 5 13, 130 प्लस 34 564 आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को समझ पाए हो? ये सवाल में हमको क्या काम करना पड़ा है, हमको पांचों फलक के अलग से एरिया निकाल के सबको जोड़ना पड़ा है। जो 2 ट्रायंगुलर फलक थे जो आमने और सामने थे उनके एरिया बराबर थे, जो लेफ्ट और राइट थे उनके एरिया बराबर थे, और बेस का एरिया हमने अलग से निकाला है। ठीक है, ये 3D में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। जब आप विजुलाइज करोगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। समझाने में मैंने समय लिया है, लेकिन अगर आपको ये बात पता है तो कैलकुलेट करने में मुश्किल से 30-35 सेकंड ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद हमें पढ़ना है अगला, ये है टेट्राहाइड्रन समचतुष्फलक बोलते हैं। ये देखो है तो पिरामिड ही, बस उसका एक स्पेशल केस है। इसमें जैसा कि नाम हिंदी में समचतुष्फलक, तो इसमें क्या होता है ना कि इसके जो चारों फलक होते हैं वो समान होते हैं, चारों फलक होते हैं वो समान होते हैं। नीचे वाला जो बेस होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, मतलब ये साइड ए है तो ये है, तो ये है ए होता है। तो इसके सब चीज़ें बराबर होती है, चार के चारों फलक आपस में बराबर होते हैं। इसका कोई फलक जो है वो ऐसा नहीं है कि सेम नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया जो एज हो गया वो भी सेम ही रहेगा, ये जो ए हो गया ये भी सेम ही रहेगा, ये जो ए हो गया ये भी सेम ही रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर आपको ये पता है कि जो बेस का एरिया है √3/4 ए स्क्वायर है, √3/4 ए स्क्वायर है, तो जो चारों फलक है वो सेम होते हैं इसमें, तो हम 4 का गुणा कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा √3 ए स्क्वायर हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एल निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर हम मुझे एल निकालना हो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये अपन लास्ट में फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी वो लगा सकते हैं, ऐसा तो है कि नहीं लगा सकते। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हो, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो एरिया बेस इंटू हाइट कर देंगे, जो बेसिक फॉर्मूला चल रहा था वो चल जाएगा। तो इसमें फॉर्मूले जैसे रटने जैसे कोई चीज़ नहीं होती जिसको आप रटो, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला जैसे रटो। बस इसमें आपको एक बात समझना है, टेट्राहाइड्रन क्या होता है। टेट्राहाइड्रन एक्चुअली इसमें सब कुछ एक तरह होता है, इसके चार के चारों फलक बराबर होते हैं और सब इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं इसको समझा दूंगा। बस एक स्पेशल केस है क्योंकि पूरा पिरामिड का फॉर्मूला तो सीख के आ ही रहे हो। बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन विथ साइड 3√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्योंकि सब कुछ सेम है तो पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन विथ साइड 3√2 सेंटीमीटर। अच्छा मैं इस पे आऊँ उसके पहले मैं थोड़ा सा और इधर चर्चा कर लूँ। अगर वॉल्यूम में निकालना है जनरलाइज, अगर जनरलाइज वॉल्यूम में निकालना है तो जरा मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये पता है ये ए है, ये ए है, अगर ये मैं एल आपसे पूछ दूं तो एल क्या होगा, क्योंकि आपको सब ये तो पता चली गया है कि सब ए है, सब ए है, तो सब ये क्या होगा। तो आप इस बात को ये समझ पा रहे हो, ये ए है, ये a/2 होगा, भाई ये आधा होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a/2 होगा। इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाली साइड अगर मैं इसमें निकालूं और ये वाली साइड निकालूं, ठीक है ना, तो आप यूं कह सकते हो कि 1/2, अगर मैं इसको L कह दूं, इसको मैं L कह दूं, तो 1/2 A इंटू एल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फलक का एरिया ये आएगा ना, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से अगर निकाल लूँ मैं तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, ए से कट जाएगा, जो L हो जाएगा वो √3/2 ए हो जाएगा, L जो होगा वो √3/2 ए हो जाएगा।
और मेरे को अगर h यहाँ से निकालना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3/4 ए स्क्वायर हो गया बराबर एच स्क्वायर हो गया, और जो आर होता है ए अपॉन 2√3 होता है, ए अपॉन 2√3 होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2√3, मतलब 4×3, 4×3 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। यहाँ से h निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट में 3 3 9, 9 - 1, ठीक है ना, बटा 12, 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो h जो होगा वो √2/3a हो जाएगा, h बराबर √2/3a हो जाएगा। तो इसका आप हाइट डायरेक्टली फॉर्मूले से याद रख लो, हाइट इसका सीधे सीधे आप याद रख लो। अगर हाइट सीधे सीधे अगर आप फॉर्मूला याद रख लोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलो अगर याद हो गया तो वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम बताना है तो वापस 1/3 एरिया बेस √3/4 ए स्क्वायर, साइड दिया हुआ ना 3√2 का स्क्वायर इनटू, ध्यान से देखो हाइट हमने क्या निकाला, हाइट निकाला हमने √2/3a, √2/3a, और a की वैल्यू क्या है 3√2, 3√2, ये √3 से ये √3 कट गया, आप बोलोगे सही है सर। अब ये 1/3, 3×3 गुणे 2 गुणे 2×3, इतना बचा हुआ, 3 3 से कट गया, ध्यान से देखो 2 दूनी 4 और 3 3 9 चौका 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ काटा पीटी में रह गया, ये 4 भी नीचे रह गया यार, अभी बटा 4 और आ गया, और 4 से ये 4 कट गया, बटा 4, 4 9 36, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ध्यान रखें काटा पीटी में कुछ छूट ना जाए, यहाँ नीचे वाला 4 छूट गया था तो नीचे वाला 4 यहाँ डाला, 9 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बहुत आसान सा सवाल का जवाब था। अगला सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन इज 18√2, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम दिया है 18√2, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब 18√2 अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये क्या होगा, 1/3 एरिया बेस √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट √2/3a, यही होगा ना, यही तो करके आ रहे अभी अभी। √3 से √3 कट गया, √2 से √2 कट गया, ठीक है ना। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 18×3×4, तो ध्यान से देखो ये 3 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया, ए जो हो गया वो 3 दूनी 6 हो गया। साइड पता चल गई आपको, ए इज इक्वल टू 6। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो √3/4 ए स्क्वायर 6 × 6, ये हो गया आपका एक फलक का एरिया, और क्योंकि सारे फलक समान होते हैं तो 4 से गुणा कर दो, चारों फलक का एरिया निकल जाएगा, 4 4 से कट गया, 6 6 36 √3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन सब में फिगर बनाने की, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन हुज हाइट इज 26√3 सेंटीमीटर, 26/√3, तो √2/3 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 26/√3 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ ना 26/√3, तो √3 से √3 कट गया, जो ए निकल के आया वो 26/√2 आया, ए निकल के इतना आ गया, 26/√2 आ गया। अब क्या बताना है हमको, आयतन बताना है, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 √3/4 26/√2 का स्क्वायर, 26/√2 का स्क्वायर इंटू हाइट 26/√3, ये निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये 2/3 1/3 की नीड पड़ेगी आपको, कहीं दिखाई दे रहा है, √3 से कट जाएगा, कट गया, ठीक है ना। 3 दिखाई दे रहा है, 3 कहीं कट नहीं रहा है तो 3 बचा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि 13 का मल्टीपल सब होना चाहिए, अगर 13 का मल्टीपल नहीं है तो भी बड़ा बवाला है यार, 13 का मल्टीपल नहीं है तो भी बड़ा बवाला है। तो ये हो गया 1/3 × 4, 26 × 26 × 26
अपॉन में 2, तो ये कट गया 2 13, ये 13, तो मतलब कुल मिला जुला के 13 का क्यूब अपॉन में 3 आ गया, 13 का क्यूब अपॉन में 3 आ गया, ये आपका डेटा। अब 13 का क्यूब अपॉन में 3 आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, आप तो ये बात समझ रहे हो, ये आपके पास ऑप्शन में नहीं होंगे। अब अपन यूनिट डिजिट खेल ले क्या, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 7 यहाँ पे, मतलब इसका अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो 7 आ जाएगा, तो जो भी हो वहाँ पे 7 आना चाहिए। जैसे मैं इसको गुणा करूँ तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, यहाँ 7 तो आएगा, ठीक है ना। और 3 होटे 24 प्लस 2 ये आ जाएगा 6, तो ये हो नहीं सकता, यही होगा आपका ऑप्शन। अब ये 13 का 3 बार 169 गुणे 13 कर दो, या जिसको क्यूब याद हो रखा होगा, ठीक है ना, जिसको क्यूब याद हो रखा होगा, ये होता है 1700, 11 12 20 के ऊपर 2000 से 3000 के बीच में होता है, ठीक है। तो 169 गुणे 13/3, यहाँ से आने के बाद फिर से वो काम करे, लेकिन अगर यूनिट डिजिट निकालने आता है तो आप सीधे सीधे ऑप्शन ए टिक कर लोगे। अब इसके बाद गुणा भाग कर लेना यार, कब से यही तो सिखा रहा हूँ कि तेज कैसे करते हैं। अगला सवाल है और आखिरी सवाल भी है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन इज इक्वल टू 216√3 मीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेट्राहाइड्रन। देखो 216√3 है, तो आपको पता है 1/3, और वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट इसमें क्या लिखते हैं 2/3a, 2/3a लिखते हैं। अब इसको काटापीटी करोगे √3 से, √3 कट जाएगा, ये √3 यही से कट जा रहा था, ठीक है ना। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहाइड्रन इज इक्वल टू 216 मीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेट्राहाइड्रन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ से a निकालना पड़ेगा, और फिर आपको हाइट निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, √2/3a निकालना पड़ेगा, √2/3a निकालना पड़ेगा। ये अब ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है 14 दिया हुआ, 12.6 दिया हुआ, 11.4 दिया है, 13.2 दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट नंबर दिया नहीं है और एग्जैक्ट यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है, अब आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि इसका कैलकुलेशन कैसे तेज करोगे। अब देखो यहाँ पे मेरे को दिखाई तो दे रहा है कुछ, जैसे यहाँ 216 दिया हुआ है, ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ से निकल गया 6, और यहाँ से निकल गया √3, ये √3 का क्यूब हो गया, √3 का स्क्वायर, और ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, अब ध्यान से देखोगे तो इसको काट सकते हो, 2 गुणे 2 तो 2√2 होगा, यहाँ से √2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए आ गया। अब आपको हाइट अगर निकालना है तो ये होता है √2/3 ए की वैल्यू रख दो 6 इंटू √3 इंटू √2, √3 कट गया, अब यहाँ पे √2 ये हो गया 6 गुणे 2, तो कितना हो गया 12 आ गया, h बराबर कितना आ गया 12 आ गया, जो सवाल के जवाब में नहीं है, हो सकता है इसमें से हटा देना, 12 ही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू निकल के आ गई, कैलकुलेट होके आ गई, h इज इक्वल टू 12 आ गई। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगा क्योंकि वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेट हुई है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो है टेट्राहाइड्रन और साथ में आपका पिरामिड। कुछ यहाँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, जितना मैंने पढ़ा रखा है एग्जैक्टली डेटा चेंज होगा, लेकिन सारा का सारा कुछ कवर कर रखा है, तो ये आप अपने लिए जो है सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके साथ। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका प्रिज्म एंड पिरामिड जो है पूरा विद टेट्राहाइड्रन जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो धीरे धीरे स्पीड है वो डेवलप हो जाएगी।
प्रिज्म पिरामिड मेंसुरेशन 3D में एक्चुअली थोड़ी विजुअलाइजेशन अगर आपकी अच्छी है ना तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ मतलब एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर। अभी मेंसुरेशन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे ताकि वो सारा एरिया मैं कवर करूँ। असली जो टफ क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, मतलब जो अगले लेक्चर में लूँगा जिसमें मैं एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर जब आएगा वही क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट होते हैं, जब वो एग्जाम में आते हैं तो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगले जो लेक्चर्स होंगे उन पे बेस्ड होंगे और उसी को लेकर अपन क्लासेस करेंगे।